पीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्स के अंदर में एक छोटा सा टॉपिक है प्रोविडेंट फंड का, और ये इनकम फ्रॉम दी हेड सैलरी के अंदर आता है, या इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर आता है। ये स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज भी होते हैं और इसको एंड मोमेंट में स्किप करके जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। बट इसके ऊपर पक्का आपको प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट आ सकता है, या फिर एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कोई एमसीक्यू आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगले 5 मिनट में मैं आपको ये पूरा टॉपिक समझा देता हूं। हमने क्वेश्चंस तो काफी सॉल्व किए हैं वो इसके ऊपर शायद से, राइट, आपने देखे भी होंगे, पर इसको बेसिक बेसिक समझ लेते हैं। देखिएगा, प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है कि वन ऑफ द फंड्स जहां पे एम्प्लॉय के सैलरी से भी पैसा जाएगा और इक्वल अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। ये देखो वही लिखा हुआ, इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। इंटरेस्ट भी मिलता है इसके ऊपर, अमाउंट विड्रॉ करोगे तो उसपे भी कुछ आपको डिडक्शंस मिल सकते हैं, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और यूजुअली ये आपको जब रिक्वायर्ड होता है आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सेविंग डिवाइस टाइप ऑफ है जो आपको आगे जाकर के रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम करके भी काम कर सकता है, ठीक है। आइए, इसके अंदर में एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड यूआरपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। चारों अलग अलग है, चारों का टैक्स बेनिफिट भी सर अलग अलग है। पहला वाला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मतलब जो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के हिसाब से बना हुआ है, जो यूजुअली गवर्नमेंट के पास मेंटेन होता है, गवर्नमेंट के किसी एंटिटी के पास, स्टेट, सेंटर, लोकल अथॉरिटी के पास होता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड स्कीम जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस 1952 के अंदर में है, जिसको हम पीएफ एक्ट यूजुअली बोलते हैं, जहां पे कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जहां पे 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उस केस के अंदर में उनको आरपीएफ के पास अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। ये एम्प्लॉयर अपने पास भी स्कीम रख सकता है, या एम्प्लॉयमेंट क्या कर सकता है, अप्रूवल ले सकता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, और रिलेवेंट यू कैन से जगह पे इसको ओपन कर सकता है, राइट। इफ इट इज क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो इस फंड को हम अनरिकॉग्नाइज्ड कहेंगे। यूजुअली रिकॉग्निशन मिलता है, रिकॉग्निशन लेना ही पड़ता है बिकॉज टैक्स बेनिफिट पास ऑन करना है, ठीक है। पीपीएफ जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया होता है यूजुअली, जहां पे सिर्फ जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर जो है वही बनाएगा या एम्प्लॉयर ही पीपीएफ जमा करवाएगा, या सेल्फ एम्प्लॉयड भी। तो कोई इंसान है जो बिजनेस कर रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो यहाँ पे मिनिमम 5 रुपीज से मैक्सिमम 1.5 लाख तक एक साल के अंदर में मतलब इन मल्टीपल ऑफ 5, मिनिमम 500 सॉरी, मैक्सिमम 1,50,000 तक अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर में, राइट। एंड इसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, ठीक है। सो अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको यहां पे ही मिलेगा, कोई एम्प्लॉयर है तो वो क्या कर सकता है, एम्प्लॉय का यहां पे पीएफ कट करके या पीएफ कट करके डिपॉजिट कर सकता है। इसमें रिकॉग्निशन, इसमें तो वो उनके पास ही रखता है, इसमें रिकॉग्निशन भी नहीं है, ठीक है। बट पीपीएफ के अंदर में सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान भी क्या कर सकता है सर, सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान भी अपना पीपीएफ या पीएफ का अकाउंट बना सकता है। ये देखिए समरी, इस समरी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड और पब्लिक। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं है, यहां गया तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहां भी गया तो भी टैक्सेबल नहीं है। बट अगर आरपीएफ के अंदर में जाता है, हमने क्वेश्चन देखा है, आज ही देखा है, आपको याद होगा तो 12% तक एग्जम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक और डीए। कमीशन इफ इट इज गिवन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ही आएगा। एम्प्लॉयर पीपीएफ के अंदर में यूजुअली डिपॉजिट नहीं करवाता, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में जाता है, यूआरपीएफ में जाता है, टैक्स से नहीं होगा। पीपीएफ में जाता है 12% तक एग्जम्प्टेड। 12% ऑफ व्हाट? सैलरी। व्हाट इज सैलरी हियर? बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन इफ इट इज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एटीसी में यहां अलाउड है, डिडक्शन मिल जाएगा। एटीसी में यहां अलाउड है, डिडक्शन मिल जाएगा। एटीसी में यहां अलाउड है, डिडक्शन मिल जाएगा। बट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए एम्प्लॉयर यूजुअली यूआरपीएफ में नहीं जाता है क्योंकि वह डिडक्शन नहीं मिलता है। इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है एसपीएफ से, टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट मिलता है, टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट मिलता है, टैक्सेबल नहीं है। आरपीएफ के केस में यहां भी परसेंटेज था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे, यहां पे भी 9.5% तक ही एग्जेम्प्टेड है। उसके अलावा जो भी होगा उसको सैलरी करके टैक्सेबल कर दिया जाएगा। सर क्या मैं इस फंड से पैसा विड्रॉ कर सकता हूं? बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हो। जब भी विड्रॉ करोगे यहां पे नॉट टैक्सेबल होगा, यहां पे एग्जेम्प्ट होगा। कुछ कुछ केसेस में इट इज टैक्सेबल, फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं यहां पे। अब आरपीएफ के अंदर में एग्जेम्प्टेड है सब्जेक्ट टू सर्टेन केसेस, इन सम केसेस दैट इज टैक्सेबल। तो जो भी पैसा इसमें से विड्रॉ कर रहे हो एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहां पे नोट लिखा हुआ है कई जगह पे, ये नोट 1 लिखा हुआ है। सर क्या है नोट 1? आप लमसम विड्रॉ अगर करते हो यूआरपीएफ से, लमसम विड्रॉ, तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का जितना पार्ट होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का जितना अमाउंट होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होगा फुल्ली टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉयर ने जो पैसा दिया हुआ है उसको सैलरी मानेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है उसको भी सैलरी मानेंगे। आपने एम्प्लॉय ने जो पैसा दिया हुआ है उसको टैक्स नहीं करेंगे, बट उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो उसको अदर सोर्सेस मानेंगे। इंपॉर्टेंट सर। अगर पीपीएफ की बात करता हूं मैं, यूआरपीएफ नहीं पीपीएफ की, तो अमाउंट विड्रॉवन है ये टैक्सेबल नहीं होगा जब आप 5 इयर्स के कंटिन्यूस सर्विस के बाद जॉब को छोड़ रहे हो। अगर आपने पहले जॉब ज्वाइन किया 1 महीने में छोड़ दिया
पूरा अमाउंट जो विड्रॉ करके टैक्सेबल है। एट द सेम टाइम एम्प्लॉय ने अगर पहले रिजाइन किया हुआ है तो वो कुछ पर्टिकुलर केस में रिजाइन किया होगा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया होगा, तो आपने जो बैलेंस है, जो फंड है, इसको ट्रांसफर करवा लिया है दूसरी जगह तो भी चलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा बैलेंस जो है इसको आपने ट्रांसफर कर लिया न्यू पेंशन स्कीम अंडर 80cc, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, आपने रिटायरमेंट लिया हुआ है बिकॉज इल हेल्थ है, कॉन्ट्रैक्ट रीजन ऑफ सम डिसकंटिन्यूएंस है बिजनेस एम्प्लॉयर का, कोई जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं थी, अगर ये सेटिस्फाइड है ऑफिसर तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। हाउएवर इन केसेस के अंदर में अगर एम्प्लॉयर जो है या एम्प्लॉय जो है ये सबमिट करता है डिटेल्स ऑफिसर के बाद, ऑफिसर नहीं मानता है तो टैक्सेबल हो जाएगा सर। अदर केसेस में तो बिल्कुल टैक्सेबल है और यूआरपीएफ के केसेस में भी बिल्कुल भी टैक्सेबल है सर। फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ AY 22-23 पिछले साल से लेकर के अमेंडमेंट क्या किया गया है, एग्जम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल ऑन द इंटरेस्ट इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर in the provident fund account to the employee to the extent it relates the amount contribution made exceeding 2,50,000, 5 lakhs if the contribution to a person where no contribution is made by employer, only employee makes the contribution। तो ये थोड़ा सा एग्जम्पशन दिया गया है। इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा, आइए इसको समझ लेते हैं। पहला, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम जो 80cc/d के अंदर में, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है सैलरी के अंदर में ही। हाउएवर इसका बेनिफिट 80cc/d में लिया जा सकता है कुछ हद तक, जितना 1,50,000 स्पेसिफाइड है। अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट बाय द एसएससी, आरपीएफ हो गया, 80cc/d, एनपीएस हो गया, सुपर एन्यूशन फंड, कुल मिलाकर के 7,50,000 कोई भी ईयर में एक्सीड नहीं होना चाहिए। कंबाइंड लिमिट है 7,50,000 का, इसके ऊपर जाता है टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एनुअल एक्रीशन, एक्रीशन मतलब जो भी आपका अमाउंट है उसके ऊपर और इंक्रीमेंट होती है, जैसे इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, ऐसा कुछ भी होता है जो आपके बैलेंस में है एट द एंड टू द एक्सटेंट इट रिफर्स अबाउट इज टैक्सेबल, उसको क्रॉस कर दिया टैक्सेबल हो जाएगा। एक्रीशन ऑन 7,50,000 के ऊपर का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निवर कॉर्पस फंड दिया हुआ 80cc हमने पढ़ा हुआ है, उसमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। बैलेंस को अगर ट्रांसफर करते हो, अगर आप यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट करते हो, रिकॉग्निशन लेते हो और बैलेंस को ट्रांसफर करते हो, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करेगा उसको रिकॉग्निशन जब मिलता है तो इसके अंदर में क्या होगा, कैलकुलेशन इज मेड ऑन ऑल सम्स कंप्राइज्ड ऑफ ट्रांसफर बैलेंस दैट वुड बी लायबल टू इनकम टैक्स एक्ट, और कमिश्नर को समरी कैलकुलेशन सबमिट करने हैं। इसको डीम किया जाएगा इनकम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय इन द ईयर इन विच रिकॉग्निशन वाज टेकन इफेक्ट। ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ सच कन्वर्जन एसएससी कैन नॉट क्लेम रिलीफ ऑफ 89(1). इस पार्ट को भी एक बार आपने ध्यान से देख लेना है। इसी के साथ ये वाला पॉइंट जो है आपका ये होता है सर खत्म। कौन सा वाला पॉइंट, प्रोविडेंट फंड वाला। मेरे ख्याल से यहां से आपको बहुत सारी चीजें समझने आई होगी।